H2O whole bracket whole exception formaldehyde HCHO is also equal to and C bracket H2O, but chemically it is not a carbohydrate. Second example, rhamnose C6H12O5 is not fixed in CXH2O whole Y, but chemically it's properties of carbohydrate. According to modern definition of carbohydrate, optically active compound having polyhydroxyaldehyde or ketonic group or which produce these units on hydrolysis are called carbohydrate. ठीक, चलिए ठीक, थैंक यू। देखिए बच्चों, लास्ट हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, स्टार्ट किया था। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, सिंपली जो मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख जैसे एग्जाम्पल लिखे थे में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, आपके विटामिन्स हो गए ना, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, हार्मोन्स, है ना, ये हमारे कुछ बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने सबसे पहला स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट। तो इनिशियली कार्बोहाइड्रेट का जो नाम ओरिजिन आया है वो ऐसे आया है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। मतलब जब वाटर को आप हाइड्रेट के रूप में, कार्बन को आप हाइड्रेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दो, देन टर्म एज कार्बोहाइड्रेट। जनरली C6H2O होल वाइट ये एक फार्मूला दिया गया था, लेकिन बाद में इसके काफ़ी सारे एक्सेप्शन आए, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, रैमनोज, सम आर द एग्जाम्पल ऑफ एज विच डज नॉट कैन फिट और कैन फिट बट नॉट डज नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। फिर मॉडर्न डेफिनीशन में देखा गया तो पहले देखा गया ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, फिर देखा गया पॉलीहाइड्रोक्सी होनी चाहिए, फिर देखा गया एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, फिर ये देखा गया अगर नहीं भी है तो हाइड्रोलाइसिस पे दे दे तो उसको कार्बोहाइड्रेट की कहती है। तो फाइनली हाई डेफिनीशन, कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन और प्रोड्यूस दीज यूनिट्स और सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट है, इनमें सब प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन जो सुक्रोज है कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर्टीज भी सब शो होती है, लेकिन इनका एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आपस में लिंक हो जाता है, इसलिए वो शो नहीं होता, तो वो हाइड्रोलाइसिस करने पर शो होने लगता है। ये सब आपको बहुत डिटेल में इसी चैप्टर में एक एक चीज़ दिखने लगी। अब बच्चों क्या है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आता है, एक ही चीज़ को 10 प्रकार से बोला गया है ना, उसी को बार बार, जैसे कि हम कह दें कि मोनोसैकेराइड्स, तो मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको और तोड़ा नहीं जा सकता, और मतलब अब बोल ही दिया मोनो मतलब सबसे छोटे, है ना, एक। फिर आ जाएगा कि आप ऐसे कार्बोहाइड्रेट बताइए जिनको शुगर की कैटेगरी में रखा गया है, तो मोनोसैकेराइड ही शुगर है। शुगर मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में स्वीट हो आपके, है ना। तो ऐसे एक ही चीज़ को बार बार राउंड राउंड घुमा के एक ही पर्टिकुलर चीज़ को अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट अगर डाल ली थी तो ठीक है, और नहीं डाली तो हमारे साथ फिर से डाल लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डालिए हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल बच्चों लिखते ही लिखते याद कर लेना ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो पहला पढ़ रहे हैं हम सैकेराइड्स के बीच में। सैकेराइड्स क्या होते हैं? सैकेराइड्स जो वर्ड आया है ना, उसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट, जो स्वाद में मीठा होता है ना उसको बोलते हैं सैकेराइड्स। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी कंपाउंड आएंगे जो स्वाद में मीठे नहीं हैं, डज नॉट स्वीट इन टेस्ट, लेकिन उनको भी इसमें क्लासीफाई किया गया है। लेकिन सैकेराइड का अगर आप एक्चुअल मीन देखोगे तो इसका मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड्स units, SACCHARIDAS, saccharides units on the basis of
सैकेराइड्स यूनिट्स, है ना। पक्का कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आने ही आते ही है, हर बार आना, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं यहाँ से। और ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं आपका हो गया, अरे कह देंगे 2 मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल बताओ, पिछले एग्जाम उठा के आप देख लो पेपर, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हालांकि हम तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, है ना। तो सैकेराइड यूनिट्स के बेस पे देखने हैं हमें कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स। तो इसमें फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है इसमें मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स इस सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। नाम ही है मोनो, मतलब इसमें सैकेराइड की एक यूनिट होती है जिनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते आप, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इस सबसे मतलब मोनोसैकेराइड कैटेगरी में आता है। अब इसको तोड़ के आप और कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। हाँ, दूसरे मॉलिक्यूल तो बना सकते हैं, लेकिन फर्दर और कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। लेकिन अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर दें तो ये 2 यूनिट दे देगा, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की। तो इसके अंदर 2 यूनिट थी मोनोसैकेराइड की, इसलिए इसको कह दिया गया था डाइसैकेराइड। लेकिन ये सबसे सिंपल है, आप इनको हाइड्रोलाइज करके ऐसे फर्दर फिर से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकते। तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है यहाँ पे, सिंपलेस्ट लिखिए इसमें, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट which cannot be simplest carbohydrate which cannot be hydrolyzed further, जिन्हें और आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। अब इसमें नीचे हाँ, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें आप और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता है, कॉल्ड मोनोसैकेराइड। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं आपके। एक बार बहुत गहरा क्वेश्चन पूछा गया था इससे कि सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कितने कार्बन का होता है, बता दीजिए। 3 कार्बन का होता है ना। चलिए, अब कुछ इसमें छोटी छोटी बातें लिखनी है, स्टार लगा के लिखिए। कंसिस्ट थ्री टू 7 कार्बन्स, 3 से लेके 7 कार्बन तक हो सकते हैं इनमें। और जितने भी मोनोसैकेराइड हैं सब रिड्यूसिंग है। जे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो इसमें प्रेजेंट होते हैं ना, जे अपना ऑक्सीडेशन कर लेते हो, सामने वाले का रिडक्शन कर देते हैं। टॉलेंस एजेंट जानते हो, टॉलेंस एजेंट, फैलिंग सोल्यूशन जानते हो। तो टॉलेंस एजेंट और फैलिंग सोल्यूशन किसका रिडक्शन कर देंगे, एल्डिहाइड, सॉरी अपना अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले का रिडक्शन कर देंगे। एल्डिहाइड खुद का क्या हो जाएगा, उनका ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज दिक्कत यहाँ तो कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ एक सेक्शन है हमने पढ़ रखा है कि टॉलेंस एजेंट और जो फैलिंग सोल्यूशन है वो सिर्फ किसका रिडक्शन कर सकते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में जो टॉलेंस एजेंट और फैलिंग सोल्यूशन है वो कीटोन ग्रुप का भी रिडक्शन कर देते हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ कीटोन प्योर स्टेट में नहीं है, उसके साथ नंबर ऑफ दूसरी चीज़ें अटैच हैं आपकी।
हाइड्रोक्सी ग्रुप लिपिड है। अब बच्चों ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, इसका बहुत ज़्यादा ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसका रिडक्शन हो जाता है। उसका रीज़न यही बताया गया है कि यहाँ जो कीटोन ग्रुप है वो प्योर स्टेट में नहीं है, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ है, तो इसका रिडक्शन हो जाता है आपका। इसको फर्दर हम स्ट्रक्चर से समझाएंगे। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके पास 3 से लेकर 7 कार्बन तक हो सकते हैं। 3 कार्बन का CHO, COH, H, CH2H, ये है सबसे छोटा, ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं इसे, कार्बोहाइड्रेट। और 3 कार्बन का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये आपको अभी याद नहीं करने हैं, कुछ भी जो बता रहे हैं। तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड वाला सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ये है ग्लिसरल्डिहाइड, और 3 कार्बन का सबसे छोटा कीटोन वाला कार्बोहाइड्रेट ये है CH। हाँ, इसमें थर्ड का है, यहाँ पर थर्ड है नहीं, तो सीधे नीचे वाला आ गया। इसमें वो नहीं चलना है, जब कार्बन के नंबर आपके बहुत ज़्यादा होने लगते हैं उसमें चलना है, यहाँ तो कुछ नहीं चलना है ना। यहाँ CH2H और सीधे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये है एसीटोन, इससे एक H निकाल दो, यहाँ एक H लगा दो, इससे एक H निकाल दो, सॉरी यहाँ OH लगा दो, इससे एक H निकाल दो, यहाँ OH लगा दो, तो ये बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये भी सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहलाता है, वही ग्लिसरॉल, हालांकि आपको याद नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, हालांकि उसकी ज़रूरत हमें कहीं नहीं पड़ने वाली है, ना ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हम जब लिखवाएंगे तो जो बच्चा बहुत डिटेल में पढ़ेगा वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि सर ने कहा था कि टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग सोल्यूशन से एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, कीटोन को रिड्यूस नहीं करते। और यहाँ सर लिखवा रहे हैं कि ये फ्रक्टोज को कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस कर देंगे तो कार्बोहाइड्रेट में तो कीटोनिक ग्रुप भी आता है, इसलिए हमने अभी से क्लियर कर दिया कि यहाँ जो टॉलरेंस रीजेंट है, हालांकि हम उसको स्ट्रक्चर से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको और वैलिड रीजन देंगे हम जब आपको स्ट्रक्चर देंगे, लेकिन कर देता है। अब जो चीज़ कर देती है तो वो हमें याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। कंसिडर 3 to 7 कार्बन्स, नेक्स्ट लिखिए। इसको और बड़ा करवाएंगे, छोटे ही रहने दें, क्योंकि आगे इसके बारे में लिखवाना तो है। लिख लो, चलो लिखिए। क्रिस्टलाइन, यही चीज़ अभी फिर से कॉपी पेस्ट करके हम लिखेंगे जब शुगर के बारे में बात आएगी। क्रिस्टलाइन, स्वीट एंड सॉल्यूबल इन वाटर, एंड सॉल्यूबल इन वाटर। इनकी जो स्ट्रक्चर देखी गई है उसमें जो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं वो पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। आप लोगों को पता है सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एक एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहा जाता है जिनमें पार्टिकल्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, और नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस उन्हें कहा जाता है जिनमें पार्टिकल डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होते, जैसे रबर, प्लास्टिक, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, एमॉर्फस के। तो ये अच्छे वाले सॉलिड हैं, इनमें पार्टिकल बड़ी डेफिनेट तरीके से अरेंज होते हैं, इसलिए इनको कहा गया है क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन है, खाने में मीठे हैं और पानी में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं, तो क्रिस्टलाइन, स्वीट एंड सॉल्युबल इन वाटर। एक और लिख लीजिए, रिड्यूज टॉलरेंस रीजेंट, टॉलरेंस रीजेंट, ये थोड़ा ने बड़ा लिखवा दिया, इसको बाद में भी लिखवा सकते थे, चलो लिख के आप, एंड फैलिंग सॉल्यूशंस। यही चीज़ बच्चों अभी थोड़ी देर में कॉपी पेस्ट करके हमें लिखनी है, जब अभी हम डिफाइन करेंगे शुगर। शुगर यही है, दिस इज द शुगर। जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शुगर। फिर हम करेंगे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट डिफाइन, तो रिड्यूसिंग भी यही है, जो रिड्यूस कर देता है टॉलरेंस एजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन को। जो टॉलरेंस एजेंट एंड फैलिंग सोल्यूशन, याद करते चलो साथ में, और कहीं भी डाउट हो पूछते जाओ। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। आपको हमारी लैंग्वेज याद नहीं करनी, हमारे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक याद, कॉन्सेप्ट याद, आपको जाना सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट हाइड्रोलाइज। सर ने बताया था कितने से कितने से 3 से 7 तक कार्बन हो सकते हैं। इनको जब भी इनके बारे में बोलना ना, आप अपने घर की शक्कर याद कर लेना,
ठीक है ना। हालांकि शक्कर का एग्जाम्पल डाइसैकेराइड में आएगा, सुक्रोज में, लेकिन उसको याद करके आप इसको बोल सकते हो। स्यूट है, क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन वाटर है, और ये रिड्यूस कर देते हैं टॉलिनसीजन एंड फैलिंग सोल्यूशन को। अभी हम आपको आगे ये सब कराने वाले हैं, सब दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब डालिए ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो आया है ओलिगोज वर्ड से, जिसका मतलब होता है 2 to 10। सेकेंड डालिए ओलिगो, ओलिगो सैकेराइड्स। 2 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड दे देंगे तो उन सबको ओलिगोसैकेराइड्स में लाया जाता है। हाँ, 2.5 से लेके 10 तक, डेकासैकेराइड तक ओलिगोसैकेराइड्स। लिखिए इसमें प्रोड्यूस 2 to 10 units, 2 to 10 units of monosaccharides, 2 to 10 units of monosaccharides on hydrolysis, on hydrolysis। वे सभी कार्बोहाइड्रेट इस कैटेगरी में आ जाएंगे जो 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड दे दें। प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस। अब देखना है बच्चों इसमें, है ना। स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूस 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। कोई दिक्कत? नहीं सर, वो मच्छर आ गया। अच्छा, मच्छर, हमने सोचा कोई दिक्कत आ गई वहाँ। देखिए तो बच्चों इसमें चलते हैं, एक एक पढ़ते हैं। तो इसमें ए नंबर में डालिए डाइसैकेराइड्स। कितनी यूनिट देंगे हाइड्रोलाइसिस पे? 2। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कैच कर गए। डाइसैकेराइड्स ये 2 यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, है ना। 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलाइसिस पे डाइसैकेराइड्स। चलिए लिखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए सबसे पहले सुक्रोज। जब सुक्रोज हाइड्रोलाइज होगा, जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये 2 यूनिट देगा। पूछा गया एग्जाम में कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस पे 2 यूनिट कौन सी मिलती है ना। तो लिख लीजिए ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, है ना। एक और पूछा गया है विच इज कॉल्ड केन शुगर। केन शुगर किसे कहते हैं, है ना। लिखते चलो, चलो केन शुगर तो पता चल गई, जो शुगर केन से मिले वो केन शुगर है। अब जो अनाज से बनती है जो शक्कर, जैसे चावल से, राइस से जो बनती है आपकी, उस शुगर का नाम है माल्टोज। चावल मीठे होते हैं टेस्ट में, थोड़े थोड़े होते हैं ना, थोड़े थोड़े, तो उससे भी एक शुगर बनती है, दैट इज माल्टोज। अब बताओ माल्टोज क्या देता है हाइड्रोलाइसिस करने पर? दोनों यूनिट ऑफ ग्लूकोज, है ना। 2 ग्लूकोज देते हैं। और इसको कहते हैं अनाज की शक्कर, माल्ट शुगर। चावल में ज़्यादा शुगर होती कि उसमें बीट में। बीट में। अगर बात करें वैसे, हम अगर बनाने की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट नंबर प्रोडक्शन होता है केन से, फिर सेकेंड नंबर पे बीट से होता है आपके। लेकिन अगर बाय बॉडी अब्जॉर्बिंग पावर करें तो चावल ज़्यादा अब्जॉर्ब
उससे ज़्यादा शुगर ऑब्जॉर्व करती है, तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नहीं किया जाता है चावल खाने, तो बायोलॉजिकल तरीके से अलग है। अब अगली है लैक्टोज। कभी भी आपको लैक्टोज ऐसे वर्ड लिखे मिल जाए तो किससे कनेक्टेड है? लैक्टोमीटर आता है ना, मिल्क को प्यूरीफाई चेक करने के लिए। लैक्टोज ये है बच्चों मिल्क शुगर, पूछी गई है। मिल्क शुगर। और ये क्या देता है? ये देता है एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज देता है गैलेक्टोज। अच्छा, मोनोसैकेराइड्स में हमने एग्जाम्पल नहीं लिखवाया क्या? हाँ, मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल लिख लो, मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल लिख लो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ग्लूकोज का ही आइसोमर है, जिसमें 4th नंबर की पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो जाता है, बिल्कुल सेम है। जो ग्लूकोज का है वही गैलेक्टोज का है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ 4th नंबर पे OH ग्रुप अपोजिट हो जाता है। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं? हाँ, फ्रैक्टोज में R, तो ये लगा लो बेटा फ्रैक्टोज। इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हैं? तीनों के सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं, C6H12O6 फ्रैक्टोज। ग्लूको आपसे पूछा गया एग्जाम में, कहा गया कि 2 मोनोसैकेराइड्स के एग्जाम्पल बताइए, तो ये भी एल्डोहेक्सोज है और गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज है। देखो CHO C 3 2 5 CH2OH OH। जी किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसमें 4th नंबर पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप इस साइड कर दीजिए आप, तो ये फॉर्मूला होता है गैलेक्टोज का, सेम कॉपी पेस्ट। जो ग्लूकोज है वही फॉर्मूला गैलेक्टोज का है, लेकिन ये आइसोमर है, इसमें रोटेशन अपोजिट होता है, ठीक है ना। तो ये गैलेक्टोज था, तो लैक्टोज हाइड्रोलाइसिस पे देता है एक ग्लूकोज प्लस एक गैलेक्टोज। आ जाइए अपने डाइसैकेराइड में वो लिख लीजिए गैलेक्टोज। फॉर्मूला बताओ इन तीनों के, इन तीनों के सेम फॉर्मूले हैं, C12H22। बच्चों एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, आपको कितना भी बड़ा सैकेराइड का फॉर्मूला बनाना हो, हेक्टासैकेराइड जिसमें 100 मोनोसैकेराइड हो, तो आपको ध्यान रखना जितना भी सैकेराइड की आप यूनिट बना रहे हो, मोनोसैकेराइड का अगर आपको फॉर्मूला याद है, मोनोसैकेराइड का क्या है? C6H12O6। जैसे आप डाइसैकेराइड बना रहे हो तो इनकी कितनी यूनिट जोड़ोगे? 2। ट्राई बना रहे हो तो इनकी कितनी जोड़ोगे? 3। सुनो इस ट्रिक को, तो फॉर्मूले कभी नहीं भूलोगे आप। कभी आप डाइसैकेराइड बना रहे हो, ट्राइसैकेराइड बना रहे हो, तो आप जितना भी सैकेराइड बना रहे हो, जैसे डाइसैकेराइड बना रहे हो, तो इन्हीं को जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा? C12H24O12 है ना, O12। तो तरीका ये है कि जितनी यूनिट जोड़ो उससे एक कम वाटर निकाल दो, जितनी यूनिट जोड़ो उससे एक कम क्या निकाल दो? वाटर। तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा उतने का, निकालो वाटर बन जाएगा C12H22O11। अब जैसे कोई ट्राइसैकेराइड का कहे तो कितने वाटर निकालने पड़ेंगे? 2। जितना भी आप सैकेराइड बनाओगे, टेट्रासैकेराइड बनाओगे, तो उससे कितने वाटर कम करने पड़ेंगे? 3। तो ऐसे आप कितना भी बड़ी सैकेराइड का फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। डाली है नहीं, मतलब इसमें ओलिगोसैकेराइड में आपका B नंबर में डाइसैकेराइड हो गया, ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड ये देता है बच्चों 3 यूनिट।
3 यूनिट देता है, 3 यूनिट्स। ध्यान रखना यहाँ सबसे ऑब्जेक्टिव आने वाला है, मिल्क शुगर क्या देती है, केन शुगर क्या देती है। हालांकि अभी तो इनके आप पूरी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हो। इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज। बच्चों रेमनोज नहीं, रेमनोज नहीं, रेफिनोज। गलत कर जाते हैं बच्चे, रेमनोज लिख देते हैं, रेफिनोज। रेफिनोज है इसका एग्जाम्पल। और ये 3 मोनोसेकेराइड देता है। कोई बता सकता है अपने लॉजिक से? तीनों मोनोसेकेराइड के नाम लिख दो। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब इसका फॉर्मूला लिख के दिखाओ मैं सब लोग रेफिनोज का। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। लिखते याद, लिख के दिखाओ रेफिनोज का फॉर्मूला जैसे पूछे। चलो नेहा बताओ रेफिनोज का फॉर्मूला। आई है नेहा? रेफिनोज का फॉर्मूला बेटा। शिक्षा बन गया फॉर्मूला? सत्यम फॉर्मूला बन गया रेफिनोज का? बनाओ, दिखाओ। C6H12O6 कितनी यूनिट जोड़नी है? 3। कार्बन 18, हाइड्रोजन 36, ऑक्सीजन 18। अब 2 वाटर निकालो। 2 वाटर 2H2O, 2 वाटर मतलब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो रेफिनोज का फॉर्मूला हो गया C18H32 यस O16। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेफिनोज। ऐसे आप कभी फार्मूला नहीं बोलोगे। और जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो लगेगा भी 2 वाटर के मॉलिक्यूल और बन जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब सी नंबर पे लिखो टेट्रा सेकेराइड। कुछ भी रटना नहीं है बच्चों, हर चीज़ की लॉजिक है सेट करने हमें ना। ये देते हैं 4 यूनिट्स। इसका एग्जाम्पल है स्टेची रोज, लेकिन बच्चों इसका कहीं कहीं नाम स्टेची ओज भी लिखा हुआ है। स्टेची रोज है ना, स्टेची रोज, लेकिन कहीं कहीं स्टेची ओज भी लिखा हुआ है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेची रोज या स्टेची ओज। ये देता है एक ग्लूकोज। अब आगे बताओ, एक फ्रक्टोज। अब तो समझ ही गए होगे, आगे बताओ। 2 गैलेक्टोज। एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और 2 ग्लूकोज देता है, 2 गैलेक्टोज दे देता है। ये सब आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ना 11, ना 12, ना BSc, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। ये तो जब बहुत डिटेल में आप किसी चीज़ की तैयारी करोगे जब सभी चीज़ें मिलेगी, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत, जब आप लिख के आओगे ना तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आप पढ़िए जितनी भी NCERT बुक्स, कहीं ये डिटेल नहीं मिलेगी आपको लिखी। हाँ ये तो लिखा है कि ट्राइसेकेराइड का एग्जाम्पल रेफिनोज है, टेट्रासेकेराइड का स्टेची रोज है, लेकिन ये यूनिट नहीं बताएगा कौन मिलता है। चलो स्टेची रोज का फॉर्मूला लिख के दिखाओ सब लोग। कार्बन कितने हो गए? 24। हाइड्रोजन 48 में कितने कम कर दें? 6, तो कितने हो जाएंगे? 42। ऑक्सीजन 24 और कितने कम कर दें? 3, 21। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टेची। ये बच्चों ओलिगोसैकेराइड्स हो गए ना, इसके बाद और बताने की जरूरत नहीं है। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका कुछ नहीं, 4 तक ही बस बताने हैं, ठीक है ना।
तो हमने सबसे पहले पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड